नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से जदयू के अंदर घमासान मचा हुआ है, ऐसे में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ही जदयू पूरी तौर पर बिखर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उस घमासान को लेकर नीतीश कुमार जिस तरीके से अनिर्णय की स्थिति में है, ऐसे में पार्टी को रोजाना नुकसान हो रहा है। अब जरा इस द्वंद्व को समझिए या जदयू के अंदर का जो खेल है उसको समझिए। हालात यह हो चुका है कि ललन सिंह और अशोक चौधरी आमने सामने हैं। वीरेंद्र यादव, अशोक चौधरी आमने सामने है। विजय चौधरी, संजय झा और अशोक चौधरी आमने सामने है। मतलब एक तरफ अशोक चौधरी और दूसरी तरफ जदयू के तमाम वो बड़े धुरंधर जो कभी नीतीश कुमार के नाक के बाल हुआ करते थे, आज भी नाक के बाल हैं, लेकिन एक अशोक चौधरी की वजह से संतुलन बनाने में नीतीश परेशान है। हाल के दिनों में जो कार्यकारिणी की गठन हुआ, उस गठन में कहा गया कि ललन सिंह के अधिकांश लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कुछ अशोक चौधरी के दुलारे को भी हटा दिया गया। द्वंद्व था, ललन सिंह आए और ये शिकायत सीधे तौर पर नीतीश कुमार से उन्होंने किया और फिर पंचायत हुई और आखिरकार जितने भी ललन सिंह के, अंजनी सिंह जो चकपुरा वाले हैं, सो मुंगेर के जो लोग उनके छूटे हुए थे, तमाम लोगों को फिर से राष्ट्रीय महासचिव, मतलब राज्य का जो है पार्टी का महासचिव बनाते हुए एक फिर से एक सूची जारी किया गया। उसमें एक जो अशोक चौधरी के सबसे खास थे, कांग्रेस के साथ आए हुए थे झा जी, और उनको भी शामिल किया गया ताकि संतुलन बना रहे। मतलब नीतीश अभी यही कर रहे हैं कि संतुलन को बनाए रख रहे हैं। जो जानकारी उनको मिल रही है, जानकारी मिलते ही वो उस खींचतान को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पार्टी है क्या? नीतीश कुमार पार्टी के मुखिया है और नीतीश कुमार है तो पार्टी है, लेकिन नीतीश कुमार के को लेकर ही साजिश करने में लगे। यूथ अध्यक्ष जिस मनीष कुमार को बनाया था, जो भी बनाने वाले कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का सब्जी पहुंचाता है, पता नहीं, मुझे ये जानकारी नहीं मनीष कुमार कौन है। यूथ अध्यक्ष बनाया गया, नीतीश जी को मालूम हुआ, फटकार लगी, 24 घंटे के अंदर में यूथ अध्यक्ष बदल गया। उस मनीष कुमार को 15 दिनों के अंदर में 3 प्रमोशन दिया गया। अब वो मीडिया सेल का अध्यक्ष बना दिया गया। पता नहीं उस मनीष कुमार में क्या रखा हुआ है। इसी तरीके से पार्टी के अंदर जो चीजें चल रही हैं, वो सब कुछ लग रहा है जैसे नीतीश की जानकारी में नहीं जाए तो हम कुछ भी कर दिया। मतलब पूरा खेल चल रहा है, पार्टी नीतीश की और खेल कोई और रहा है। पार्टी नीतीश की और भारत रत्न दिला रहे हैं, पार्टी नीतीश की कोई गांधी बना रहा है। तो ये जो कुछ हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि गांधी के सहारे, भारत रत्न के सहारे नीतीश की लोग विदाई चाह रहे हैं। लग तो कुछ इसी तरीके से रहा है। जरा गौर करिए ना कि भारत रत्न किन्हें दिया गया, पद पर रहते हुए कितने लोगों को मिला है, गांधी की उपाधि किन्हें मिला है, ये जरा सोचिए। ये भी एक माइंडसेट जो मतदाताओं का है, पॉलिटिक्स में जो लोगों को जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके जेहन में। आप बताइए, चिराग भी समर्थन करता है, हाँ इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। आप सोच लीजिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। अशोक चौधरी की तरफ से कहीं न कहीं ये चीजें आती हैं और फिर चिराग पासवान तक उसके पक्षधर हो जाते हैं। तो ये सीधी बात नहीं है। इन बातों को समझना होगा कि किस तरीके से अशोक चौधरी पार्टी और नेतृत्व को चुनौती दे रहा है। ये सीधे तौर पे पार्टी के अंदर जो भी पुराने मजबूत चेहरे हैं, उन चेहरों को वो सीधे चुनौती दे रहे हैं।
पोस्टर के सहारे, अखबार में विज्ञापन के सहारे, बयान के सहारे चुनौती दे रहे हैं। चाहे विजेंद्र यादव हो, चाहे ललन सिंह हो, चाहे वशिष्ठ नारायण सिंह हो, संजय झा हो, चाहे विजय चौधरी हो, जितने लोग हैं तमाम लोगों को अशोक चौधरी इस तरीके से चुनौती दे रहे हैं कि या तो आप हमें स्वीकार कीजिए या नहीं तो फिर रास्ते से हट जाइए। लेकिन बड़ा सवाल है कि इतनी मजबूती नहीं मिल कहां से रही है, कौन है इसके पीछे, या फिर नीतीश कुमार की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो इतना कुछ समझने के बावजूद भी अशोक चौधरी को लेकर वो सहज नहीं है। जो व्यक्ति पार्टी और नेतृत्व को चुनौती दे रहा है, जो व्यक्ति पार्टी और नेतृत्व को बौना साबित करना चाह रहा है, नेतृत्व को बीमार साबित करना चाह रहा है, नेतृत्व को बूढ़ा साबित करना चाह रहा है, नेतृत्व को जिताऊ नहीं है ये साबित करने में लगा हो, वो व्यक्ति आखिर उसको ताकत कहां से मिल रहा है, ये समझने वाली बात है। क्योंकि ये देखिए जिस तरीके की नैरेटिव अशोक चौधरी ने सेट किया है, ये काम ये साधारण मुद्दे की बात नहीं है। पार्टी में बोला नहीं रहा है। जो संजीव लगातार डॉक्टर संजीव अशोक चौधरी पर हमलावर है, अलग अलग तरीके से वो अशोक चौधरी पर अटैक कर रहे हैं। कल जिस तरीके से मीडिया में खबरों को प्लांट किया गया, ये कोई साधारण बात नहीं है। जो खबर कल चली और आज अखबारों के फ्रंट पेज पर है कि जो बहुमत हासिल करने के दौरान जो खरीद फरोख्त की बात हुई, उसमें एक विधायक के द्वारा कोतवाली थाना में केस हुआ, वो केस इकोनॉमिक ऑफेंस के पास गया। वो इकोनॉमिक ऑफेंस केस लेते ही, क्योंकि ये जिसमें पैसे के ट्रांजैक्शन की बात आ रही है, तो ईडी को सूचना दिए हुए महीनों हो गया है। ये कोई खबर नहीं है, ये खबर पहले भी चल चुकी है, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी का बाइट लिया जाता है, जो कहते हैं कि अनुसंधान अभी जारी है, अभी कोई नया तथ्य तो सामने आया नहीं है, लेकिन इतना ही बयान काफी है हम मीडिया वालों के लिए। वहां से बयान आया, कैसे वो बयान दिए, क्योंकि कोई संदर्भ नहीं था। एक होता है कि कोई केस का अपडेट आया हो तो वो संदर्भ होता है। मान लीजिए कि नीट का चार्जशीट होता है, तो वो खबर हमारे लिए है कि आज चार्जशीट हुआ और इतने लोगों को पर चार्जशीट हुआ है, नए नए तथ्य शामिल आए हैं। ये ईडी वाला तथ्य तो सबसे पुराना तथ्य है। आज ने उसी समय उसी दौरान में आर्थिक अपराध इकाई जिस समय इस केस को टेकअप किया, उसी समय वो ईडी को जो ट्रांजैक्शन की बात आ रही है उसके लिए उन्होंने ईडी से सहयोग मांगा है। क्योंकि जो जिस तरीके का आरोप विधायक ने लगाया है, तो कई राज्यों से तोड़ने के लिए पैसे का प्रलोभन देने की बात आ रही थी, तो ईडी इस पर लगी हुई थी। कोई नई बात तो नहीं थी, लेकिन इसको प्लांट किया गया और अंततः उस विधायक ने जो पहले आरोप लगाया था, वो कल भी उसने आरोप लगाया कि संजीव इसके मास्टरमाइंड है। मतलब संजीव जिस सियासत को साधना चाहते थे, संजीव जिस तरीके से अशोक चौधरी पर हमलावर था, एक ऐसी खबर कह सकते हैं जिस खबर का कल चलाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो खबर चली और संजीव रॉन्ग बॉक्स में आ गए कि वो पार्टी के हितैषी नहीं, वो तो पार्टी तोड़ने वाले में है। तो अब आप समझ जाइए कि अशोक चौधरी किस तरीके से सिस्टम में, ये समझने वाली बात है कि एएयू का डीआईजी रिएक्शन दे रहा है, ये सहयोग नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रयोग है। मतलब सिस्टम में कई लोग ऐसे शामिल हैं जो अशोक चौधरी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, और ये इस मजबूती के सहारे पार्टी और नेतृत्व को चुनौती दे रहा है। ये साफ दिख रहा है। इसके बावजूद भी जिस तरीके से नीतीश चुप्पी साधे हुए हैं, जिस तरीके से नीतीश बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि पार्टी एक बड़े टूट के कगार पर पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे हरियाणा का जो चुनाव परिणाम है, वो जदयू के लिए भी, आरजेडी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी एक बड़ी सीख है, और हमें लगता है कि इस परिणाम का
बिहार की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा।